तो आज क्लास 10 पाठ 1 साइंस का शुरुआत करने जा रहे हैं। पाठ 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार और समीकरण। तो सबसे पहला इसमें जो बात आता है उसका नाम होता है अभिक्रिया। बता सकते हैं अभिक्रिया वह होती है जिसके द्वारा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है। तो आपसे किसी ने कहा अभिक्रिया क्या होती है, तो अभिक्रिया वो होती है जिसके द्वारा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण में आप यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कि बर्फ़ एक पदार्थ है और ये वाष्प दूसरे पदार्थ का निर्माण हुआ है। उसके बाद से एक चीज़ आती है अभिक्रिया के प्रकार। आप कह सकते हैं अभिक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। जो पहला होता है उसका नाम होता है भौतिक अभिक्रिया और जो दूसरा होता है उसका नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया। अब देख सकते हैं भौतिक अभिक्रिया में बता सकते हैं कि भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता। यानी उसका रूप बदल जाएगा, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण तो होता है लेकिन उसका रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में आप बर्फ़ का जमना लिख सकते हैं, पेड़ का कटना लिख सकते हैं, जल का वाष्प बनना भी आप लिख सकते हैं, या आप चाहें तो कपड़े का सुखाना भी लिख सकते हैं। तो सभी ये भौतिक अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तब आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया। तो आप बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिससे पदार्थ का गुण बदल जाता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का गुण और रूप दोनों बदल जाता है और इसके नए पदार्थ का भी निर्माण होता है। उदाहरण में आप लोहे में जंग लगना, लोहा में जो जंग लगता है ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन की अभिक्रिया जो हम लोग सांस लेते हैं यह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। दहन जैसे आग वगैरह लगता है तो दहन भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद से जब आगे आप बढ़ते हैं तो एक बात और आती है जिसका नाम होता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कोई पूछता है तो आप लिख सकते हैं कि जब समीकरण को तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो उसको H2 लिखा जाएगा, नाइट्रोजन है तो N2। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं जब उसको प्रतीक के रूप में लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है तो जल का निर्माण हुआ, सोडियम प्लस जल है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। उसके बाद से नेक्स्ट जब आप आएंगे तो उसके बाद से शब्द समीकरण की बात होती है। तो इसमें कह सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिखते हैं तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। यानी शब्द के रूप में लिखा जाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिखते हैं तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। उदाहरण में हाइड्रोजन है, ये शब्द के रूप में लिखा गया है, और ऑक्सीजन है, जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। यह भी एक प्रकार का शब्द समीकरण होता है। उसके बाद से आगे जो आता है उसका नाम होता है संतुलित अभिक्रिया। तो संतुलित अभिक्रिया में बता सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। तो कहा गया कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जो परमाणुओं की संख्या होती है और जो उत्पाद के परमाणुओं की संख्या होती है जब बराबर होती है तो उसे संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। हम चाहें तो इसके उदाहरण में यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल बनाता है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है और जो जल बना है वह उत्पाद है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। इसे 2 से गुणा ऑक्सीजन में करेंगे तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। सोडियम है, सोडियम क्रिया जल से कराए हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकला है। तो यहाँ भी सोडियम 2 है, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 4 हो रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हाइड्रोजन आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में भी हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं।
आगे जब हम लोग चलते हैं तो एक और आता है कंकाली अभिक्रिया। तो कंकाली अभिक्रिया पूछेगा तो बता सकते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है तो उसे कंकाली अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जब संतुलित नहीं होती है तो उसे कंकाली अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल रहा है तो जल का निर्माण होता है। दूसरा में आप सोडियम ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसे हम लोग कंकाली अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से कंकाली के बाद जो आगे चीज आता है उसका नाम होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के महत्व। जो जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के क्या महत्व होते हैं, हम बता सकते हैं कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाता है। यानी कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें ये पता चल जाता है कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है। जैसे हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ जल का निर्माण हुआ है, इसमें भी 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 होते हैं। उसके बाद से संतुलित अभिक्रिया के महत्व के बाद से एक और आता है जिसका नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब आप इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। संयोजन का मतलब होता है कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में मिल करके केवल एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहा गया कि जब 2 या 2 से अधिक ये पदार्थ या यौगिक मिल करके आपस में मिल करके केवल एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण अगर हम लोग लिखना चाहें तो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल और क्रिया करके बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या कोयले का दहन, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बनाता है। तो इस तरीके से संयोजन अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक यौगिक मिल करके केवल एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बता सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलता है तो उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में मीथेन लिख सकते हैं CH4 और फिर ऑक्सीजन जब ये क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बाहर निकलता है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक और चीज़ आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती है या अवशोषित होती है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी गर्म वस्तु को मुख में रखते हैं। जब किसी गर्म वस्तु को हम लोग मुख में रखते हैं तो वह वस्तु को ठंडा कर देती है, ऊष्मा अपने तरफ खींचती है, तो उससे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से सेकेंड आता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तो जब कोई एक यौगिक ऊष्मा या ताप के द्वारा कई भागों में टूट जाता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई यौगिक ऊष्मा या ताप पा करके कई भागों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं FeSO4 ऊष्मा पा करके, देखिए फेरस सल्फेट है, ये फेरस ऑक्साइड में टूट गया है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। उसके बाद से तो वियोजन का मतलब होता है एक यौगिक को कई भागों में टूटता। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है उसका नाम होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो जब कोई
जब कोई केवल एक यौगिक ऊष्मा पा करके कई भागों में टूट जाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कहा गया कि जब कोई एक यौगिक ऊष्मा पा करके कई भागों में टूट जाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम लोग बता सकते हैं, Fe यानी फेरस सल्फेट ऊष्मा पा करके Fe2O3 में यानी फेरस ऑक्साइड में, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यही है उसमें वियोजन का उदाहरण। उसके बाद से आगे जो होता है उसका नाम होता है दूसरा तापीय वियोजन अभिक्रिया। तो तापीय वियोजन अभिक्रिया में बता सकते हैं कि जब कोई एक यौगिक ताप पा करके कई भागों में टूट जाता है तो उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई एक यौगिक है वह ताप पा करके कई भागों में टूट जाता है तो उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का ट्वाइस तापन यानी जब ताप प्राप्त करता है तो लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो वही है, ताप पाकर जब कोई यौगिक एक यौगिक कई भागों में टूट जाता है तो उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आता है, उसका नाम होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो कह सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक यौगिक हो और वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कई भागों में टूट जाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कई भागों में टूट जाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड है, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर में और क्लोरीन में टूट गया है। तो इस तरीके से अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आता है एक अभिक्रिया जिसका नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो बता सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाशील तत्व या यौगिक के एक तत्व को हटा करके उसके जगह पर स्वयं आ जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक तत्व होगा, एक यौगिक होगा, जो यौगिक के तत्व होंगे कम क्रियाशील होंगे और जो तत्व होगा उस यौगिक के तत्व को हटाकर स्वयं उसके जगह पर चला जाता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे लोहा है Fe और ये कापर सल्फेट है। तो कापर कम क्रियाशील है, लोहा अधिक क्रियाशील है। तो लोहा कापर सल्फेट से क्रिया करके कापर को हटा करके फेरस सल्फेट और कापर का निर्माण कर देता है। उसके बाद से आगे जब हम लोग चलते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आता है। तो बता सकते हैं कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो आयन होते हैं, धनायन जो होते हैं, जब उनका आदान प्रदान होता है यानी दो यौगिक इसमें रहेंगे। इसके पहले वाले में एक तत्व था, एक यौगिक था, इसमें दो यौगिक होते हैं और दोनों यौगिक के जो आयन होते हैं आपस में आदान प्रदान करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यानी जो सोडियम था वो क्लोरीन के साथ आ गया, जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ आ गया। तो इस तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बता देंगे हम लोग। उसके बाद से नेक्स्ट आता है जिसका नाम होता है उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें बता सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल है, यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग उदाहरण में चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कापर है, कापर से कैल्शियम है, कापर है, कापर से ऑक्सीजन क्रिया किया है तो कापर ऑक्साइड बना है। इस कापर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ये यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कापर है, जल है और इससे क्रिया करने के बाद कापर ऑक्साइड हाइड्रोजन बाहर निकला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो जितने भी एग्जाम्पल है सबके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये आपका एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया होगा। उसके बाद से एक और नया टॉपिक आता है अपचयन अभिक्रिया। तो हम लोग कह सकते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी जब कोई यौगिक हो और इस यौगिक से जब कोई तत्व बाहर निकलता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में कापर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, यहाँ से देखिए
ऑक्सीजन आपका बाहर निकल गया है, कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, तो इसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद से आगे जब बढ़ते हैं तो अपचयन के बाद से आता है आपका एक और, जिसका नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसी को हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो बता सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होता हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं उदाहरण में, कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराया गया है तो कॉपर प्लस जल बनता है, और इससे का आप देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो अपचयन हुआ है क्योंकि इसके में जो ऑक्सीजन है बाहर निकला है। यह हाइड्रोजन है तो इसके साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ा है तो आप कह देंगे इसका उपचयन हुआ है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ क्रिया किया है तो जिंक बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। मैग्नीज ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया किया है तो मैग्नीज क्लोराइड, और यहाँ पर जल का निर्माण हुआ है, क्लोरीन गैस बाहर निकला है। उसके बाद से नेक्स्ट जो इसमें आता है उसका नाम होता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। तो जब वायु तथा नमी के उपस्थिति में लोहा तथा उससे बनी हुई वस्तुओं में जंग लग जाता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। यानी बता सकते हैं कि जब लोहा तथा उससे बनी वस्तुओं में जंग लग जाता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। एक बात और इसमें आता है कि आप ये भी बता सकते हैं कि यदि नमी और जल, नमी या वायु दोनों में से कोई एक उपस्थित न हो तो संक्षारण की क्रिया नहीं होती। यानी अगर केवल जल उपस्थित रहेगा, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा तभी किसी में जंग नहीं लगेगा, या केवल ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा जल नहीं रहेगा तभी उसमें भी जंग नहीं लगता है। संक्षारण के से होने वाले हानि, संक्षारण के कारण कार वगैरह जो लोहा से बनी हुई वस्तुएं होती है वह खराब हो जाती है। संक्षारण से बचने के लिए हमें लोहे से बनी हुई वस्तुओं को पेंट वगैरह कर देने से वो वस्तुएं खराब नहीं होती है। उसके बाद से अंतिम इस पाठ का आता है एक हेडिंग जिसका नाम होता है विकृति गंधिता। कह सकते हैं कि जब वायु अथवा नमी के कारण खाने योग्य वस्तुएं खराब हो जाती है तो उसे विकृति गंधिता कहते हैं। यानी जब वायु अथवा नमी के कारण खाने योग्य जो वस्तुएं होती है खराब हो जाती है तो उसे विकृति गंधिता कहते हैं। विकृति गंधिता के रोकने के उपाय, खाने के पदार्थ में तेल डालने के बाद वह पदार्थ जो होता है खराब नहीं होता है, इसको ही बता सकते हैं।